हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम उत्तर वैदिक काल छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत और उत्तर वैदिक काल में रामायण, महाभारत, पुराण आदि के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आज हम उस क्लास में आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पर पिछली क्लासेस में मैंने कुछ छोटे मोटे फैक्ट आपको बताना भूल गया था, तो उस फैक्ट को मैं अभी फिर से आपको रिकनेक्ट करवाता हूँ, आपको रिवाइज कराता हूँ। याद रखिएगा, दो फैक्ट आप नोट कर लेंगे। पहला फैक्ट याद रखिएगा कि जब हम महाभारत काल पढ़ते हैं तो महाभारत काल में एक बात याद रखिएगा, एक प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को किस पांडुवंशी शासक ने जीता। तो याद रखिएगा सहदेव। ठीक है, पांडु शासक था सहदेव। सहदेव के द्वारा दक्षिण कोसल के क्षेत्र को जीता गया। महाभारत काल में सहदेव के द्वारा दक्षिण कोसल के क्षेत्र को जीता गया या उस पर विजय प्राप्त किया गया। ठीक है, ये एक फैक्ट पिछली क्लास में आपको अपडेट करना था। दूसरा बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है पुराण काल। तो पुराणों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस समय इक्ष्वाकु वंश का शासन था। याद रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पुराण काल के अनुसार छत्तीसगढ़ में इक्ष्वाकु वंश का शासन काल था। इक्ष्वाकु वंश के शासक कौन है? तो मनु। आपको सबको पता होगा कि जब इस धरती पर प्रलय हुआ तो प्रलय होने के बाद जो एकमात्र व्यक्ति जीवित थे वो थे मनु। तो मनु का पौत्र पौत्र मतलब उसका पोता कौन था? विंतस्व। याद रखिएगा, विंतस्व। तो मनु का पौत्र विंतस्व का शासन था। ये दो बातें पिछली क्लास में अपडेट मेरे द्वारा नहीं कराई गई थी, उसको अब अपडेट करा लीजिएगा। महाभारत काल में सहदेव ने दक्षिण कोसल के क्षेत्र को प्राप्त किया था। और दूसरा, पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के शासक मनु के पौत्र विंतस्व का छत्तीसगढ़ में शासन था या दक्षिण कोसल में शासन था। ये दो बातें आप अपने नोट्स में फिर से अपडेट कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दो बातें आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आज की क्लास को देखिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, मैंने बताया था कि भारतीय इतिहास को, ठीक है, हम 3 खंडों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा वो था सिंधु घाटी का सभ्यता। भारतीय इतिहास में ना, चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता का छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए इसको हम छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ते। दूसरा हमने पढ़ा वैदिक काल। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा? वैदिक काल। और वैदिक काल के भी 2 भाग थे। पहला था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। हमने फिर देखा कि ऋग्वेद में आर्यों का प्रसार विंध्याचल पर्वत के उत्तर तक हुआ, इसलिए ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब उनका प्रसार दक्षिण में हुआ, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के जो स्मृति ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत और पुराण, इसमें हमको छत्तीसगढ़ की जानकारी प्राप्त होती है, हमने पढ़ा। तीसरा जब हम आते हैं तो समझिएगा, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो वैदिक काल के भाग हैं। तो पहला चैप्टर था सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा चैप्टर था वैदिक काल, तीसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है महाजनपद काल। महाजनपद काल। और महाजनपद काल में 2 नए धर्मों का अभ्युदय हुआ। वो 2 नए धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इन धर्मों का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है, इन धर्मों के छत्तीसगढ़ में कौन कौन से संबंधित स्थल हैं, उसके बारे में हम महाजनपद काल के बारे में, महाजनपद काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बाद हम जब देखते हैं भारत के इतिहास में तो आता है मौर्य काल। समझिएगा, मौर्य काल। मौर्य काल के बाद भारत में आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में भी अलग अलग देसी और विदेशी वंश हैं। देसी में कौन कौन से हैं उसको समझिएगा, ठीक है, और विदेशी में कौन से हैं इसको हम आगे के चैप्टर में आपको क्लियर करते जाएंगे। मौर्योत्तर काल के बाद, ठीक है, आता है गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद में आता है राजपूत काल। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का कालक्रम है और इसी कालक्रम के अनुसार हमको छत्तीसगढ़ का इतिहास भी पढ़ना है। तो अब हम आज का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा क्या?
महाजनपद काल, इस बात को समझिएगा, महाजनपद काल, ये आज का हमारा चैप्टर है जिसको हमको पढ़ना है। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है कि महाजनपद काल में 2 नए धर्मों का अभ्युदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और इन्हीं धर्मों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो पहले मैं थोड़ी कहानी आपको स्पष्ट कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिएगा, इसको समझिएगा, मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है उसको देखिएगा, ठीक है। 2 मिनट देखिए, समझिएगा। ऋग्वैदिक काल में जब आर्य आए तो आर्यों के आय का साधन पशुपालन था। चूँकि पशुपालन था इसलिए उनको जमीन से, भूमि से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब उन्होंने कृषि करना सीखा तो उनको भूमि की वैल्यू समझ में आई और भूमि के लिए राजा आपस में लड़ाई करने लगते थे। तो ऋग्वैदिक काल में वो छोटे छोटे कबीले में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में वो कबीले आपस में मिलकर बन गए जनपद, ठीक है, छोटे छोटे कबीले मिलकर बन गए जनपद। और वही छोटे छोटे जनपद जब आपस में लड़कर झगड़कर एक होने लगे तो उसे हमने कहा महाजनपद, इसलिए इस काल को हम महाजनपद काल कहते हैं। लेकिन चूंकि इस समय सत्यान्वेषण का समय था, इस समय पुरानी परंपराओं को चुनौती दी गई, ठीक है, इस कारण से इस समय नए धर्मों का अभ्युदय हुआ। तो 2 नए धर्मों का अभ्युदय हुआ, पहला है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। तो समझिए, इन दोनों धर्मों को तुलना करके हम समझ लेते हैं। हम इन दोनों को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जैन धर्म के संबंध में जैन धर्म का एक साहित्य है भगवती सूत्र। जैन धर्म में एक साहित्य है भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र के अनुसार कोसल एक महाजनपद था, पहले ही मैं बोल चुका हूँ, इस काल का नाम ही है महाजनपद। और कोसल के 2 भाग थे, पहला को बोलते थे उत्तर कोसल और दूसरे को बोलते थे दक्षिण कोसल। तो जैन धर्म का एक किताब है भगवती सूत्र, धार्मिक ग्रंथ है। उस धार्मिक ग्रंथ में हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का वर्णन है, दक्षिण कोसल का वर्णन है। उसके अलावा इस जैन धर्म में अनेक तीर्थंकर हुए, ठीक है। तीर्थंकर का मतलब होता है भवसागर से पार लगाने वाला या उनके धार्मिक गुरु, ठीक है। तो इन तीर्थंकरों से संबंधित अलग अलग स्थल हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। जैसे समझिए मल्हार, ठीक है, उसके अलावा गुंजी। तो गुंजी कहाँ है? गुंजी जांजगीर चांपा जिले में है। मल्हार कहाँ है? बिलासपुर जिले में है। मल्हार और गुंजी में, ठीक है, इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, ठीक है, भाठागुड़ा। भाठागुड़ा याद रखिएगा। तो भाठागुड़ा में, ठीक है, इनके तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित हमको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक स्थल है आरंग। तो आरंग में भांड देवल याद रखिएगा से हमको जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है बात? उसके अलावा हमारा एक और क्षेत्र है नगपुरा। तो नगपुरा कहाँ है? दुर्ग में है। नगपुरा दुर्ग। तो नगपुरा दुर्ग में हमारा पार्श्वनाथ से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। तो मल्हार गुंजी ऋषभदेव संबंधित है, भाठागुड़ा शांतिनाथ से संबंधित है, आरंग भांड-देवल से संबंधित है और नगपुरा दुर्ग पार्श्वनाथ से संबंधित है। ये सभी तीर्थंकरों के नाम हैं और ये तीर्थंकरों की जानकारी हमको छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों से प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन हम जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म से छत्तीसगढ़ का संबंध अत्यधिक रहा है। कैसे रहा है उसको समझते हैं। बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है अवदान शतक। इस अवदान शतक से हमें छत्तीसगढ़ के जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसी अवदान शतक में यह वर्णन है कि महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की स्थापना की तो उसके प्रचार प्रसार के लिए वे दक्षिण कोसल आए। तो अवदान शतक में इस बात की जानकारी है कि महात्मा बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। उसके अलावा इस बुद्ध धर्म का एक बौद्ध भिक्षुक हुआ नागार्जुन, एक बौद्ध भिक्षुक हुआ आनंद। तो नागार्जुन भी छत्तीसगढ़ आए थे, इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है। नागार्जुन के छत्तीसगढ़ आगमन का प्रमाण, साथ ही साथ आनंद जो बौद्ध भिक्षुक है और गौतम बुद्ध के शिष्य हैं, इस आनंद ने सिरपुर में
आनंद प्रभु कुटी विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार या उसी को स्वास्तिक विहार भी कहते हैं, इसका उन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के महाजनपद काल में ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित इन स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है। स्पष्ट है? इस पर किसी तरह का किसी को डाउट, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। इसको आप याद कर लीजिएगा। ये जो तथ्य मैंने नोट कराए ये पूरी तरह से नए तथ्य हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बार बार इस सेक्शन से प्रश्न छत्तीसगढ़ में पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो इससे संबंधित है। कंटिन्यू को शुरू करता हूँ। 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ। गायत्री, उसको डिसमिस कर दीजिए, मोबाइल को डिसमिस लिखा होगा, ऊपर उठा देना, बंद हो जाएगा। चलिए, तो अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर छत्तीसगढ़ इतिहास से शुरू होता है, उसको ध्यान समझिएगा। इसको मैं मिटा करके नया लिखता हूँ। देखिए, महाजनपद काल खत्म। महाजनपद के बारे में अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको कहानी सुनाया था, उसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, कैसे कहानी सुनाया मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में आर्य छोटे छोटे कबीले में रहते थे और उन कबीलों का संलयन होकर बना उत्तर वैदिक काल में जनपद, और उन्हीं जनपदों के संलयन से बना महाजनपद, जिसको हमने बोला महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व में। महाजनपदों का भी अब लड़ाई चली रहेगा, तो एक महाजनपद दूसरे महाजनपद से लड़ेगा और सभी महाजनपद लड़ करके जब पूरा भारत में एक साम्राज्य बना लेंगे तो उसको हम कहेंगे राजवंश या साम्राज्य। ठीक है, तो समझिएगा। अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में राजवंश। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो राजवंश हैं यह 2 प्रकार के राजवंश हैं। अच्छा याद रखिएगा, सब के सब हम प्राचीन छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में राजवंश 2 प्रकार के हैं। पहला राष्ट्रीय राजवंश। राष्ट्रीय राजवंश कहने का तात्पर्य क्या है, ये ऐसे राजवंश हैं, ठीक है, जिनका प्रभाव पूरे भारत में था। चूंकि पूरे भारत प्रभाव था तो उनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में ही पड़ा। तो इनमें पहला कौन है, यह देखते जाइए। हम बारी बारी इसको एक चार्ट बना करते हैं। ठीक है, पहला है मौर्य वंश। चूंकि मगध, ठीक है, महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसने शेष महाजनपदों को हराया और अपने आप को साम्राज्य बनाया और मगध पर अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया, वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में दूसरा जो वंश आएगा वो है मौर्योत्तर वंश। मौर्योत्तर कहने का मतलब होता है मौर्य के बाद का वंश। लेकिन मौर्योत्तर में भी 2 कैटेगरी हैं। कैसे 2 कैटेगरी हैं? एक देसी और विदेशी। जैसे ही मौर्य राजाओं का पतन हुआ तो उसके बाद छोटे छोटे राजाओं ने शासन किया। ठीक है, चूंकि वो मौर्यों के समान शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उनके कमजोरी का लाभ उठाकर कुछ विदेशी शासकों ने भी भारत में शासन किया। तो देसी में कौन कौन है? शुंग है, कण्व है और तीसरा है सातवाहन। विदेशी में कौन है? ठीक है, यशपकू। याद रखिएगा कोड, यशपकू। ये भारत का है भाई, राष्ट्रीय राजवंश लिखा है। तो य का मतलब है यवन, श का मतलब है शक, प का मतलब है पहलव और कु का मतलब है कुषाण। इस तरह से मौर्योत्तर काल में 3 और 4 7 शासकों ने शासन किया। तो छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश के बाद जब मौर्योत्तर का शासन चालू होता है तो शुंग की कोई जानकारी नहीं मिलती, कण्व की कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन सातवाहनों की जानकारी मिलती है। इधर यवन की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन शक का मिलता है, पहलव की नहीं मिलती, लेकिन कुषाण का मिलता है। तो मौर्य के बाद मौर्योत्तर वंश और मौर्योत्तर के बाद में सातवाहन वंश छत्तीसगढ़ में। सातवाहन के बाद में हमारा आ जाएगा शक वंश, समझिएगा, और शक वंश के बाद में आ जाएगा हमारा कुषाण वंश। इन वंशों ने क्या किया? छत्तीसगढ़ में शासन किया। कुषाण वंश के बाद में यहाँ पर शासन करने वाले भाई मौर्य के बाद मौर्योत्तर, ये पहला है, और मौर्योत्तर के बाद जो तीसरा वंश आया वह है गुप्त वंश। वह क्या है? गुप्त वंश। और गुप्त वंश के समकालीन ही चौथा वंश है आपका वाकाटक वंश। समझिएगा, ये गुप्त के समकालीन है। और गुप्त के बाद में गुप्तोत्तर काल आता है, गुप्तोत्तर। और गुप्तोत्तर के बाद में, ठीक है, 5वां राजपूत काल आता है। समझिएगा, तो छत्तीसगढ़ में गुप्त काल और राजपूत काल की कोई भी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंशों के प्रभाव के अंतर्गत हमको मौर्य वंश, सातवाहन वंश,
शक वंश, कुषाण वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश पढ़ना है, समझिएगा, इतने वंश को पढ़ने हैं। जबकि दूसरे में हम पढ़ेंगे स्थानीय राजवंश। राष्ट्रीय राजवंश कहने का मतलब जिनका प्रभाव संपूर्ण भारत में था, परंतु थोड़ा बहुत प्रभाव छत्तीसगढ़ पर ही पड़ा। लेकिन स्थानीय राजवंश कहने का मतलब ऐसे राजवंश जिनका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में था। तो स्थानीय राजवंश में आपका नल वंश, ठीक है, नल वंश, फिर राजर्षि तुल्य कुल वंश, उसके बाद फिर सरभपुरी वंश, फिर उसके बाद पांडु वंश, फिर उसके बाद सोमवंश। ये प्राचीन हमको पढ़ना है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। स्थानीय राजवंश और भी हैं, लेकिन वो मध्यकाल में आएंगे, जैसे छिंदक नागवंश, फणी नागवंश, ये हैं, पर ये सब के सब किस में आएंगे? आपके मध्यकाल में आएंगे। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे प्राचीन में बता रहा हूँ। तो ये अब हम राजवंश पढ़ेंगे, और इस राजवंश में हम शुरू करेंगे मौर्य वंश, फिर आएंगे सातवाहन, फिर आएंगे शक, फिर आएंगे कुषाण, फिर आएंगे हम गुप्त, फिर आएंगे हम वाकाटक, उसके बाद फिर स्थानीय राजवंश में आएंगे। तो इस फ्लो चार्ट से आप समझ गए हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्या? मौर्य वंश। चलिए ध्यान समझिएगा, इसको देखिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ और मौर्य वंश पे शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मौर्य वंश पढ़ते चलेंगे, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और अच्छे से समझिएगा भी, ठीक है। चलिए, तो अब हम छत्तीसगढ़ में राजवंश पर कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय राजवंश। इसको एक क्लियर करता हूँ, यहाँ भी आपको मैं समझा चुका। तो हम छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश पढ़ेंगे मौर्य काल। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब मौर्य काल का प्रभाव देखते हैं, समझिएगा, छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश के पहले आरंभिक राजाओं की बात करते हैं। तो मौर्य वंश का जो आरंभिक राजा है पहला, उस पहला राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। सबने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखा होगा टीवी में। तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर घननंद को पराजित किया और भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन इस चंद्रगुप्त मौर्य का कोई भी जानकारी हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होता। दूसरा जो शासक है वह शासक है बिंदुसार, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और सम्राट अशोक का पिता है। तो बिंदुसार के बारे में भी हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तीसरा जो सम्राट है वह है बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो अशोक के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो मौर्य काल में सम्राट अशोक के उपरांत हमको जानकारी प्राप्त होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के समय जब उड़ीसा पर विजय अभियान चलाया तो उनका संपर्क छत्तीसगढ़ में हुआ। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी वो छत्तीसगढ़ में आए। तो अब हम उन स्थलों को देखते हैं, उन सिक्कों को देखते हैं, ठीक है, उन प्रतिमाओं को देखते हैं, उन स्मारकों को देखते हैं, जिनसे हमको इस बात की पुष्टि होती है कि छत्तीसगढ़ में मौर्य राजाओं का शासन था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन कौन कौन से स्थल हैं या कौन कौन से सिक्के हैं उसको देखते हैं। मौर्यकालीन स्थल या मौर्यकालीन सिक्के, ठीक है, या मौर्यकालीन प्रतिमा या मौर्यकालीन स्मारक, ठीक है, या मौर्यकालीन दुर्ग, कुछ भी कहें, हम सभी को लाइन से सिस्टमेटिक ढंग से देखते चलेंगे, ठीक है। तो मौर्यकालीन सबसे पहला चीज़ है वह है रामगढ़ की पहाड़ी। समझिएगा, मौर्यकालीन स्थलों में सबसे पहला स्थल है रामगढ़ की पहाड़ी। ये पहला स्थल है। रामगढ़ की पहाड़ी में आप सबको पता है कि सीता बेंगरा नामक गुफा है और दूसरा जोगी मारा नामक गुफा है। जोगी मारा गुफा में, ठीक है, पाली भाषा में, ठीक है, जोगी मारा गुफा में, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी मारा गुफा में पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में, स्पष्ट रूप से समझिएगा, जोगी मारा गुफा में पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में एक नित्यांगना थी, ठीक है, नित्यांगना देवदासी सुतनुका,
देवदासी थी कौन? सुतनुका। ये कौन थी? नित्यांगना, नृत्य करने वाली थी, ठीक है, नित्यांगना। और इसका एक प्रेमी, ठीक है, कौन है? देवदत्त। देवदासी सुतनुका एवं, ठीक है, उसके प्रेमी देवदत्त के प्रणय गाथा का वर्णन है, के प्रणय गाथा का वर्णन है। चूँकि मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का वर्णन था और उसी भाषा में देवदासी सुतनुका और देवदत्त के प्रणय गाथा का वर्णन जोगीमारा गुफा में है, इसलिए हम जोगीमारा को मौर्य काल से संबंधित मानते हैं, ठीक है। उसके बाद सीतामांगरा में ये जो देवदासी सुतनुका है भाई, ये नृत्य का प्रस्तुति करती थी, तो यहाँ पे प्राचीनतम नाट्यशाला का वर्णन है, प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक है। तो सीतामांगरा गुफा में प्राचीनतम नाट्यशाला है जहाँ पर देवदासी सुतनुका नृत्य का प्रस्तुतिकरण करती थी। और उस प्राचीनतम नाट्यशाला में दर्शकों के बैठने के लिए एक दर्शक दीर्घा बनाया गया है, साथ ही रंगमंच बनाया गया है, जिसको हम लोग वर्तमान में ओपन थिएटर के रूप में जानते हैं। एक ओपन थिएटर के रूप में प्राचीनतम नाट्यशाला को बनाया गया सीतामांगरा में। दूसरा स्थल की बात करते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा सिंह स्तंभ, ठीक है, ये अशोक के द्वारा निर्मित था। तो सिंह स्तंभ की जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है, कहाँ पे? कोटा डैम, कोरिया में। कोटा डैम नामक स्थान है। अगर स्थलों का नाम हम पहले लिख रहे हैं तो स्थल का नाम पहले लिख लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि स्थल हम पहले लिख रहे हैं। तो पहला स्थल याद रखिएगा, ये नया फैक्ट है, पहले मैंने नहीं लिखाया है, कोटा डैम कोरिया, ठीक है। तो कोटा डैम कोरिया में हमको अशोक के द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। वहीं पर हम तीसरा बात करते हैं कपाटपुरम, ठीक है, कपाटपुरम ये जगह का नाम है जो कि सरगुजा में है। तो कपाटपुरम सरगुजा में हमें अशोक के लाट, मतलब माथे पर पहनने वाले अशोक के लाट की सामग्री प्राप्त होती है। अशोक के लाट मतलब मस्तिष्क पे जब वह राज्याभिषेक कराते थे तो उस समय जो सामग्री धारण करते थे उसकी प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट, अशोक की बात कर रहे हैं, अशोक की लाट की सामग्री कहाँ मिलती है? कपाटपुरम सरगुजा में, ठीक है। अन्य बात करते हैं, एक है अकलतरा का कोटगढ़, याद रखिएगा, कोटगढ़ एक जगह है, कहाँ पर है ये कोटगढ़? तो अकलतरा जांजगीर चांपा में है, ठीक है। तो अकलतरा के कोटगढ़ में मिट्टी का परकोटा प्राप्त हुआ है जो कि मौर्यकालीन का है। मिट्टी का परकोटा बोले तो परकोटा का मतलब होता है भाई अहाता, तो मिट्टी का परकोटा, ठीक है, मौर्यकाल संबंधित है। ये कहाँ मिला है? तो कोटगढ़ में मिला है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, उसको ध्यान समझिएगा, सिरपुर, ठीक है, एक स्थल और है सिरपुर। तो सिरपुर एक स्थान है, इस सिरपुर में, ठीक है, सिरपुर कहाँ है? यदि हम कहें तो महासमुंद में है। तो बुद्ध की मूर्तियाँ अशोक द्वारा निर्मित ना, याद रखिएगा, अशोक द्वारा निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित बुद्ध की मूर्तियाँ, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, बुद्ध की मूर्तियाँ, अशोक द्वारा निर्मित बुद्ध की मूर्तियाँ ये प्राप्त होते हैं। उसके अलावा, ठीक है, तुरतुरिया में भी अशोक के द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार की प्राप्ति होती है। बौद्ध विहार और बौद्ध मूर्ति ये दोनों प्राप्त होती है। तो छत्तीसगढ़ में ये संबंधित स्थल हैं, लेकिन अशोक या मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं मौर्यकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मौर्यकालीन सिक्के की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, इसको ध्यान समझिएगा। तो मौर्यकालीन जो सिक्के हैं उसमें सबसे पहले समझिए यहाँ पे दो प्रकार का सिक्का है, एक है आहत सिक्का और दूसरा है रजत या चांदी का सिक्का। याद रखिएगा, रजत सिक्का या चांदी का सिक्का। तो आहत सिक्का मिलता है, ठीक है, अकलतरा, ठठारी, और अकलतरा और ठठारी दोनों कहाँ हैं? तो जांजगीर चांपा जिला में है। और मिलता है बाढ़ में, तो बाढ़ कहाँ है? तो रायगढ़ में है, याद रखिएगा। तो अकलतरा, ठठारी और बाढ़, ठीक है। तो अकलतरा और ठठारी जांजगीर चांपा में है और बाढ़ जो है वो कहाँ है? रायगढ़ में है। दूसरा मैंने बताया रजत सिक्का या चांदी का सिक्का। तो रजत सिक्का या जो चांदी का सिक्का है ये मिलता है तारापुर उड़ेला, ठीक है, याद रखिएगा, तारापुर
उड़ेला, तारापुर और उड़ेला ये दोनों कहाँ हैं? रायपुर में हैं। याद रखिए तारापुर और उड़ेला दोनों के दोनों रायपुर में हैं। उसके अलावा आपका सारंगढ़, ठीक है, सारंगढ़ रायगढ़, सारंगढ़ रायगढ़, तो सारंगढ़ रायगढ़ जिले में है। तो यहाँ से मिलता है क्या? रजत सिक्का। तो इस तरह से ये आपका मौर्य काल समाप्त होता है। ये मौर्यकालीन स्थल हैं रामगढ़ की पहाड़ी, कोटाडेम कोरिया, कपाटपुरम, कोटगढ़, सिरपुर और तुरतुरिया। और मौर्यकालीन सिक्के में आहत सिक्के, आहत कहने का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे सिक्के हैं, ठीक है, इन सिक्कों पे कोई चिन्ह बनानी है किसी भी चीज़ का, जैसे अभी देखते हो किसी नेता लोग का चिन्ह होता है, तो चिन्ह बनाना है, मान लो यहाँ पे मयूर का चिन्ह बनाना है, मयूर का चिन्ह, तो मयूर की छाप को बनाने के लिए इसको ऐसे आहत करना पड़ेगा, थप्पा लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको आहत सिक्का कहते हैं। और आहत सिक्का कैसे थे? तो मयूर चिन्हित थे, याद रखिएगा, मयूर चिन्हित सिक्के अकलतरा, ठठारी, बार रायगढ़ में है। उसके अलावा मल्हार बिलासपुर, मल्हार बिलासपुर में क्या प्राप्त होता है? आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। और कैसा था वो आहत सिक्का? मयूर चिन्हित था। जबकि रजत सिक्का कहाँ कहाँ मिलता है? तारापुर, उड़ेला में, ये दोनों कहाँ हैं? रायपुर में। और सारंगढ़ में, ये कहाँ है? तो रायगढ़ में। क्लियर है बात? तो इस तरह से आपका मौर्य काल समाप्त। मौर्य काल के बाद आप सबको पता है, ठीक है, मौर्य काल के बाद में आप सबको पता है कि अब आएगा मौर्योत्तर काल, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल के बारे में यहाँ पे थोड़ा देर पहले लिखा था कि मौर्योत्तर काल में हमको 3 वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। भाई मौर्य काल खत्म, जैसे ही मौर्य में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसने लड़ाई झगड़ा से त्याग किया। और अशोक के बाद जो दूसरे राजा हुए वे सभी कमज़ोर हुए और मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक, तो उसके बाद के जो शासक आए, समझिएगा बात को, उसके बाद के जो शासक आए वो कमज़ोर थे और उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके ब्राह्मणों ने, ठीक है, आक्रमण किया और उनकी सत्ता समाप्त कर दी। पहला ब्राह्मण वंश आया शुंग वंश, फिर से बताता हूँ, मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मैंने पहले ही कहा है देशी और विदेशी दोनों ने शासन किया। चूँकि मौर्योत्तर काल में जो राजा हुए देशी, कौन कौन? शुंग, कण्व और सातवाहन। ये सभी राजा उतने शक्तिशाली नहीं थे, कमज़ोर थे और अपने निश्चित छोटे क्षेत्र में शासन करते थे, अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं था। तो इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ विदेशी शासकों ने भी आक्रमण किया, जिसका मैं कोड बताया था, यशपकु, ठीक है। तो यश से है यवन, यवन, ठीक है, श से है शक, प से है पहलव और कु से है कुषाण। इस तरह से देशी और विदेशी कुल 7 शासकों ने मौर्योत्तर काल में शासन किया। लेकिन इसमें शुंग, कण्व का शासन का प्रमाण नहीं मिलता, यवन और पहलव का प्रमाण नहीं मिलता। तो पहला हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश। अब समझिएगा, सातवाहनों की जो राजधानी थी वह राजधानी कहाँ थी, इसकी बात करते हैं। तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठन। तो सातवाहन राजाओं की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन में। और प्रतिष्ठान या पैठन कहाँ है? तो प्रतिष्ठान या पैठन है महाराष्ट्र में, ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। सातवाहन शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश की ओर आगे बढ़े। और जब महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश की ओर वे आगे बढ़े तो उनका प्रभाव छत्तीसगढ़ की ओर पड़ा। इसीलिए सातवाहन को हम आंध्र वंश भी कहते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव आंध्र प्रदेश में था। इसलिए सातवाहन वंश कहो या आंध्र वंश कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। और जब ये आंध्र प्रदेश की ओर पूर्व की ओर बढ़े तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच छत्तीसगढ़ पड़ता है। इससे सातवाहन का प्रभाव कहाँ पड़ा? छत्तीसगढ़ पे भी पड़ा। तो ये कौन कौन से स्थल हैं जिनसे हमें इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में था, इस बात का प्रमाण मिलता है, उसको बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक है, जो स्थल है उसको हम समझते हैं। सबसे पहला स्थल है किरारी, किरारी चंद्रपुर, जांजगीर चांपा जिला। चंद्रपुर समझिए, चंद्रहासी देवी का मंदिर। तो चंद्रपुर के पास एक गांव है, जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा है। तो किरारी में एक काष्ठ स्तंभ मिला, ठीक है। आप सब अपने गांव में तालाब के बीचों बीच कभी कभी देखते होंगे कि लकड़ी का खंभा लगा रहता है। तालाब के बीचों बीच में एक लकड़ी का खंभा लगा होता है, जनरली
सरई लकड़ी का खंभा लगाते हैं ताकि वो जल्दी सड़े मत। आप सब लोगों ने देखा होगा। तो वैसे ही किरारी गांव में तालाब में एक काष्ठ स्तंभ लगा हुआ है और उस काष्ठ स्तंभ में, ठीक है, सातवाहनकालीन राजाओं का और उसके अधिकारी कर्मचारियों का वर्णन है। ठीक है, तो पहला जानकारी मिलता है किरारी से, किरारी का काष्ठ स्तंभ से, जो कहाँ है, चंद्रपुर जांजगीर में है। ठीक है, इसमें क्या है तो सातवाहनकालीन अधिकारियों का वर्णन है, याद रखिएगा, अधिकारियों का वर्णन है। और साथ ही साथ दूसरा किस बात का वर्णन है तो चित्रकला का वर्णन है, समझिएगा, चित्रकला का वर्णन। और दूसरा क्या है आपका, अधिकारियों का वर्णन। अब सवाल उठता है कि चूंकि किरारी का काष्ठ स्तंभ वर्तमान में कहाँ है, क्या भी वर्तमान तालाब में है, तो नहीं, इस किरारी के काष्ठ स्तंभ को वर्तमान में, ठीक है, रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। महंत घासीदास संग्रहालय, याद रखिएगा, ये कहाँ है, म्यूजियम है ये, महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ है, ये रायपुर में है। और ये महंत घासीदास, ठीक है, राजनांदगांव रियासत के राजा थे, गुरु घासीदास नहीं है भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। महंत घासीदास राजनांदगांव रियासत के शासक हैं ये। ठीक है, तो महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में यह भी रखा हुआ है। आगे देखिएगा, दूसरा बात करते हैं, इधर हम सातवाहन पढ़ रहे हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं। सातवाहन में दूसरा बालपुर, बालपुर कहाँ है, जांजगीर चांपा में, समझिएगा, बालपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक है, तो बालपुर में, ठीक है, राजा अपीलक, समझिएगा, राजा अपीलक का सिक्का प्राप्त होता है, राजा अपीलक का सिक्का। उसके अलावा तीसरा जो स्थल है वो है चकरबेढ़ा, कुछ लोग इसको चकर भाठा समझ लेते हैं, तो चकरबेढ़ा मल्हार के पास एक जगह है, मल्हार से जस्ट आगे। तो चकरबेढ़ा में इटली, रोम, समझ गए, तो रोम का सिक्का प्राप्त हुआ है। कैसे रोम का सिक्का प्राप्त हुआ उसको समझिएगा। सातवाहन काल में जब ये विदेशी लोग आए तो विदेशी लोगों ने चीन के माध्यम से व्यापार शुरू किया, चीन के मार्ग से, उसको सिल्क मार्ग कहते थे, रेशम मार्ग कहते थे। तो उस सिल्क मार्ग से जब हमारा रेशम का व्यापार होने लगा तो हम भारत में बना हुआ रेशम विदेशों को देते थे और बदले में विदेशों से हमको सिक्का या मुद्राएं मिलती थी। इसीलिए हमको रोम का सिक्का कहाँ मिला, चकरबेढ़ा मल्हार में मिला। ठीक है, तो पहला स्थल है किरारी काष्ठ स्तंभ, चंद्रपुर जांजगीर चांपा में है। दूसरा है बालपुर, रायगढ़ में है, वहाँ राजा अपीलक का सिक्का मिला है। तीसरा है चकरबेढ़ा मल्हार, यहाँ पे रोम का सिक्का मिला है। चौथा जो इम्पोर्टेंट है बात उसको समझिएगा, मिट्टी के मुहर मिलता है, मिट्टी के मुहर। ठीक है, तो मिट्टी के मुहर जो है वो मिलता है मल्हार से, समझिएगा, मिट्टी से मुहर, मुहर समझते हैं ना, सील, मतलब समझ में आ रहा होगा, या सील देखा होगा, प्राचार्य का सील, तो सील में ऐसे उल्टा लिखा होता है, प्राचार्य शासकीय प्राथमिक शाला फलना ढेकना या शासकीय हाई स्कूल फलना ढेकना। और जब उसको अपन इंक में ऐसा डुबा करके जब पेपर में ऐसा लगाते हैं तो जो उसमें लिखा होता है वो छप जाता है। वैसे मुहर, मुहर को सील बोलते हैं। पहले अब बड़े बड़े आकार में ऐसे मुहर बने होते थे, उस मुहर में कई चीज़ों का चित्र बना होता था। तो ये जो मिट्टी के मुहर मिला ना, उसमें हाथी, नाग और स्त्री का अंकन है, साथ ही वेद श्री लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वेद श्री। और इस वेद श्री से हम समझते हैं कि संभवतः वह सातवाहन शासक कुमारवर्धन श्री होगा। तो मिट्टी के मुहर मिलता है मल्हार, जिसमें हाथी, नाग और स्त्री का वर्णन है, और संभवतः वह कुमारवर्धन श्री का क्या होगा, कुमारवर्धन श्री का मुहर होगा, ये हम मान करके चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट है उसको समझिएगा। ठीक है, एक है बूढ़ी खार मल्हार, ये इम्पोर्टेंट स्थल है। बूढ़ी खार एक जगह है, ये भी मल्हार के पास है। देखिए मल्हार से कितना जगह मिल रहा है, मल्हार, बूढ़ी खार। तो बूढ़ी खार मल्हार में दूसरी सदी ईसा पूर्व में निर्मित एक चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा मिली है। याद रखिएगा, चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा। यहाँ से दो फैक्ट निकल के आता है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति, समझ में आ रहा है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति कौन से काल संबंधित है, सातवाहन काल संबंधित है। कब की बनी हुई है, तो दूसरी ईसा पूर्व की बनी हुई है।
और इसमें निर्माण करने वाले 2 महिलाओं का नाम लिखा है, वो महिलाएं हैं प्रभावती और भारद्वाजी। तो प्रभावती और भारद्वाजी नामक 2 महिलाओं ने इस मूर्ति का निर्माण करवाया है। ठीक है, अगला एक और है नागार्जुन का आगमन। बौद्ध विद्वान नागार्जुन, अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला था जब बुद्ध धर्म पढ़ा रहा था, तो बुद्ध धर्म का भिक्षुक है नागार्जुन। तो नागार्जुन का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, नागार्जुन का छत्तीसगढ़ आगमन। ठीक है, नागार्जुन का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। ठीक, कब? पहली सदी में, 1st ईस्वी, या इंग्लिश में कहेंगे तो 1st AD। और नागार्जुन के निवास के लिए सिरपुर में, ठीक है, सिरपुर में 5 मंजिला मकान का निर्माण कराया गया। याद रखिएगा, नागार्जुन के निवास के लिए, ठीक है, सिरपुर में 5 मंजिला भवन का निर्माण, 5 मंजिला भवन या संघाराम का निर्माण कराया गया। तो छत्तीसगढ़ में सातवाहन काल से संबंधित स्थल कौन कौन है? किरारी है चंद्रपुर में, बालपुर है रायगढ़ में, चकरभेड़ा है मल्हार में, मिट्टी के मोहर प्राप्त हुए मल्हार में, और बूढ़ी खान मल्हार में चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा मिली जिसका निर्माण कौन कराया? प्रभावती और भारद्वाजी ने। और नागार्जुन का आगमन हुआ छत्तीसगढ़ में पहली ईस्वी में, सिरपुर में उसके रहने के लिए क्या बनवाया गया? 5 मंजिला भवन का निर्माण कराया गया। तो मौर्योत्तर काल में देसी वंश में केवल सातवाहन की जानकारी मिलती है, जिसकी जानकारी ये हो गई। ठीक है, अब आते हैं शक और कुषाण, समझिएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहीं से लिख देता हूँ इसको काट करके, शक और कुषाण के बारे में। ठीक है, समझिएगा। तो शक और कुषाण के बारे में बहुत छोटी जानकारी छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है, उतनी बड़ी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, समझिएगा। तो ये हमने काटा। तो सबसे पहले शक, ठीक है, तो शक के कई भाग थे, समझिएगा। तो शक में उज्जैन के जो शक थे, उज्जैन के शक, ठीक है, तो उज्जैन के शक शासकों का जो सिक्का है वो मिलता है आरंग में, आरंग रायपुर। तो उज्जैन के शक की जानकारी मिलती है आरंग रायपुर में। अगला है कुषाण। कुषाण काल में उनका एक राजा हुआ कनिष्क। तो कनिष्क के सिक्के मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं उसको देखते हैं। तो कनिष्क के 2 प्रकार के सिक्के मिलते हैं, स्वर्ण सिक्के। तो कनिष्क के स्वर्ण सिक्के और दूसरा मिलता है तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो स्वर्ण सिक्के मिलते हैं तेलीकोट, स्वर्ण सिक्के मिलते हैं तेलीकोट खरसिया से, ठीक है, और तांबे के सिक्के मिलते हैं मल्हार से, समझिएगा। और इन सिक्कों के खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता D.K. शाह। इनका खोजकर्ता कौन है? D.K. शाह, ठीक है। तो स्वर्ण सिक्के खोजकर्ता हैं तेलीकोट खरसिया में, और स्वर्ण सिक्के तेलीकोट खरसिया में प्राप्त हुए। तेलीकोट जगह का नाम है, खरसिया अगर जिला पूछेगा तो रायगढ़, याद रखिएगा, तेलीकोट खरसिया रायगढ़। और तांबे के सिक्के मिले मल्हार बिलासपुर। ऐसे खोजकर्ता कौन है? D.K. शाह। तो इस तरह से इस क्लास में हमने महाजनपद काल, मौर्य काल और मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में मैंने बताया कि देशी और विदेशी दोनों ने शासन किया। तो देशी में हमको जानकारी मिलती है केवल सातवाहन की, और विदेशी में जानकारी मिलती है केवल शक और कुषाण की। ठीक है, तो अभी हम स्थानीय राजवंश का चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्थानीय राजवंश के चैप्टर में हम लोगों ने मौर्य काल पढ़ा, मौर्योत्तर काल पढ़ा, महाजनपद काल पढ़ा, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल पढ़ा। अब अगले क्लास में हम गुप्त काल और वाकाटक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस क्लासेस में नए नए फैक्ट आपको मिल रहे होंगे। आप बार बार इसको प्रीवियस मोड पे जा के देखिए ताकि आपको फैक्ट याद हो जाएं। CGPSC की परीक्षा हर हाल में आपको निकालना ही है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप प्री परीक्षा निकालें, आपको मेरा सहयोग देना होगा। चलिए, तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, स्थानीय राजवंश का नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम, राजपूत और वाकाटक क्लास। चलिए, तो फिर ओके।